आपका बैच जो है जुलाई में शुरू किया गया, क्योंकि टॉपर निकलेगा तो टारगेट बोर्ड से। तो प्यारे साथियों, उसी क्रम में हम सभी लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और साथ में आप सभी को बता दें, सपोर्ट कीजिएगा इस बात का कि आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का प्रॉपर रिवीजन हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। मैथ वर्सेस फिजिक्स में आप लोगों ने देखा, आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए। फिर आप लोगों ने हिंदी वर्सेस फिजिक्स में देखा, जिसमें प्रिंस सर के साथ क्लास हुई थी 50-50 ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से हम लोग 30-30, 35-35 ऑब्जेक्टिव किए थे। तो वो वाले क्वेश्चन में भी आपके सेकंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। फिर प्यारे बच्चों, मैंने आपके इस मंथली एग्जाम के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, है ना, उसको भी समझाया गया। तो प्यारे साथियों, ऐसे ही हम लोग रिवीजन को भी फोकस कर रहे हैं। भले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सही, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिर हम लोग वन शॉट लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मार्किंग परसेंटेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो प्यारे साथियों, विद्यार्थी जी, इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि जो हम लोगों की रणनीतियां हैं, जो हम लोगों की योजनाएं हैं, उनको कतई उनमें लापरवाहियां नहीं बरतनी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सभी लोग धारामापी से संबंधित पढ़ेंगे कि धारामापी का मीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं, धारामापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। धारामापी क्या है, अभी तो आपको पता चल गया, पिछले लेक्चर में पता किया था धारामापी में कि धारामापी की सहायता से किसी भी वैद्युत परिपथ की विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। यह है गैल्वेनोमीटर जिसे बोलते हैं। लेकिन आज पढ़ेंगे कि उसी धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, उसी धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो क्या सीखने के लिए तैयार हो? तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, अभिनंदन, नमस्तुभ्यम, आभार आप सभी का। प्यारे बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। स्वागत करेंगे आप सभी का। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू ऑल। ठीक है, बहुत अच्छा, ओके। चलिए विद्यार्थी जी, क्लास को आगे कंटिन्यू करें। हाँ मेरे विद्यार्थियों, मेरे टीपू सुल्तानों, क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व भी इसका नाम है। चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसी का नाम प्यारे बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी है। इससे कभी घबराएंगे नहीं, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर का नाम कई बुक्स में देखने को मिलता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे बुक में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व नाम लिखा है और आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बता दिए। ऐसा नहीं है, है ना, क्लियर। चलते हैं। तो सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, है ना। सभी को आप लोग बता दीजिए कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, देखो ये वीडियो आप लोगों को प्रॉपर नोट्स कैसे बनाए आपका वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो जो वीडियो लेक्चर जब खत्म हो जाता है, कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाए, तो पूरे चैप्टर के फार्मूले लिख लो, जो छोटी छोटी डेफिनेशन लिख लो, मात्रक लिख लो, विमाएं लिख लो, सदिश राशि है तो कैसी दिशा है, कैसे क्या है, वो सारी चीजें आप लिखते हुए चलो, उसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। उसमें लेन देन 1 या 2 पेज में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, हम लोगों को पढ़ना है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। बिना देरी करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण चित्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये चित्र प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक अलग से चित्र बना के समझा दूंगा कि धारामापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि सर मेरे मन में एक डाउट है। आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न है, आप प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का ये प्रश्न है ना, मेरे छोटे भाई बहनों का ये प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि सर ये बताइए कि धारामापी और अमीटर में डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्ट है ये कि धारामापी सर क्या होता है, धारामापी क्या होता है और अमीटर, ये दोनों में क्या अंतर है। अमीटर, इन दोनों में सर क्या अंतर है। इसको हम लोग ए बना होता है धारामापी, और धारामापी में प्यारे बच्चों जी केवल बना होता है, अमीटर में ए बना होता है। धारामापी में जी बना होता है, यस और नो। धारामापी में जी बना होता है, अमीटर में ए बना होता है। अंतर क्या है, ध्यान से सुन लेंगे। आपका प्रश्न है कि धारामापी और अमीटर में अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हमेशा के लिए याद रखेंगे, जो धारामापी होता है ना, ये किसी वैद्युत परिपथ की, किसी विद्युत परिपथ में, हाँ ठीक है, सूक्ष्म धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब स्मॉल अमाउंट, धारा बहुत ज्यादा होगी तो ये नहीं मापेगा। कम धारा 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, बहुत ज्यादा अगर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रबल धारा, तो धारामापी नहीं मापता है। तो सूक्ष्म धारा के मान को मापने के लिए, सूक्ष्म धारा के मापन के लिए, सूक्ष्म धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक इसकी खास बात यह है प्यारे बच्चों, ये धारा के उपस्थित होने को ना होने को भी बताता है। धारा है या नहीं ये बताता है धारामापी। और धारामापी ये भी बताता है कि धारा की दिशा किस ओर है, धारा की दिशा को भी व्यक्त करता है, धारा की दिशा को भी बताता है। सर कहेंगे धारा तो अदिश राशि है, धारा की दिशा का मतलब है अगर ये चालक है तो इसमें धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है कि इस ओर प्रवाहित हो रही है, इसको बताता है। अब ये उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं बताता, एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं बताता, क्योंकि धारा अदिश राशि है। लेकिन दाहिनी और बाईं ओर इस चीज को जरूर बताएगा वो, है ना। धारा इस चालक में इस ओर जा रही है कि इस ओर जा रही है, इस दिशा को कौन बताता है, तो धारामापी बताता है आपका गैल्वेनोमीटर। धारा की दिशा को भी बताता है। ये 2 पॉइंट है। जबकि प्यारे बच्चों, जबकि अमीटर जो होता है, अमीटर जो होता है या केवल धारा के मान को ही बताता है, लेकिन अधिक परिमाण वाली धारा को भी ये माप सकता है। ये सूक्ष्म धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। परिमाण या वैद्युत परिपथ में परिमाण में सूक्ष्म धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि अमीटर इसका प्रयोग अधिक परिमाण वाली धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे, कभी भूलेंगे क्या इस बात को, बताइए। क्या आप इस बात को कभी भूलेंगे कि धारामापी और अमीटर में दोनों में किसको हम लोग उपयोग करेंगे सबसे ज्यादा, वो किसका कौन यूज होता है, तो इसमें केवल प्रबल धारा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ, धारामापी को जिसे सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और जबकि प्यारे बच्चों अमीटर जो होता है,
ये इसको ए से डिनोट करते हैं। तो यह केवल जो है, यह केवल किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग अधिक परिमाण वाली धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग धारा की दिशा को भी व्यक्त करता है, और धारा अगर सूक्ष्म परिपथ में प्रवाहित हो रही है, किसी वैद्युत परिपथ में सूक्ष्म धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके मापन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। बच्चे कमेंट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, तो भाई बिल्कुल ऐसे ही आप लोग स्लाइड बना लीजिए। जो चीज अगर मैं जल्दी से इसको ना बोल पाऊं, मतलब जल्दी आगे स्टेप पर जाऊं, तो फिर जितनी चीजें छूट जाए आप उतना आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई, जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करें। अब हम ऐसा ही करेंगे, आपको 10 से 5 सेकंड का टाइम देंगे कि आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल देंगे। 10 से 5 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम देंगे कि आप नोट कर लीजिए, और साथ साथ जब आपको समझ में आता जाए, लेकिन समझने पर जरूर ध्यान देना, ये नहीं केवल छापने लगो, छापोगे तो फिर बाद में समझ में आएगा। ठीक है सर, प्रबल धारा क्या होती है? जैसे 10 एम्पियर से ज्यादा मान हो, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, ये प्रबल धारा का मान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, सूक्ष्म धारा 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ये सूक्ष्म धारा मान होगा। याद रखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो विद्यार्थी जी क्या आपको ये चीज क्लियर है कि धारा मापी किसे कहते हैं और अमीटर का मतलब क्या है? तो हमें यहां पर पहले बताना है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, है धारा मापी, लेकिन इसके द्वारा हमें बहुत प्रबल धारा का मान ज्ञात करना है भैया। हम 1 एम्पियर 2 एम्पियर, इसके बाद इसमें सुई ही नहीं है। बात समझ रहे हो ना? जैसे किसी गाड़ी की स्पीड मात्र 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल तक चल सकने की है, अब आप उससे कह रहे हो 200 में भाग जाए तो कैसे बच जाएगी भाई? पैशन प्रो है 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल सकती है, अब उसका रॉयल एनफील्ड की तरह 150 के ऊपर चल लिया तो नहीं चल पाएगी ना। जो बच्चे समझदार हो समझते हो ना। जैसे आपकी ट्रेन जो है कुछ सुपर फास्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए बहुत ज्यादा पता है, पहले राजधानी हुआ करती थी, अब वंदे भारत है जो काफी तेज से चलती है, लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल ट्रेनें हैं वो 110 या 100 के आसपास चलती है पर घंटे की चाल से, जबकि वंदे भारत जो है वो 160 प्लस चलती है, 180 तक चलती है, 200 के करीब, इतने किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है वंदे भारत। तो प्यारे बच्चों, वंदे भारत मान लो क्या हो गया, अमीटर, ये प्रबल धारा को मापता है, और धारा मापी में स्पीड ही इतनी है, तो इसको कैसे इसमें बदले, मतलब नॉर्मल ट्रेन को हम कैसे वंदे भारत में बदल दे, ये चीज आपको सीखनी, कैसे बुलेट ट्रेन बना दे। तो वही चीज है कि आपके पास धारा मापी है, लेकिन इसको क्या युक्तियां अपनाएं कि जिससे इसे हम अमीटर बना दें। बात समझ में आई क्या सीखने वाले हो आज? ये हम क्या युक्ति अपनाएं जिससे धारा मापी को अमीटर बना दे? बोलो, क्लियर हुआ कि कैसे हम एक नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन को सुपरफास्ट बना दे? ये चीज सीखना है, समझ आ गया है ना? बिल्कुल। चलो प्यारे बच्चों, चलिए, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे, ये अमीटर एक ऐसा यंत्र है, अमीटर एक ऐसा यंत्र है, जो चीज अभी सीखे हो भाई मैं उसको अब देखेंगे। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में सीधे धारा की प्रबलता मापने के काम में आता है। ठीक है, अमीटर जो है धारा की प्रबलता मापने के काम आता है। किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी भी वैद्युत परिपथ में अगर आपको अमीटर को जोड़ना है तो उसको सदैव किस क्रम में जोड़ेंगे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये बात अमीटर के लिए याद रखोगे प्यारे बच्चों कि जब भी किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर को जोड़ना होगा तो किस क्रम में जोड़ेंगे? बोलो, जोर से आवाज आनी चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जोर से आवाज आनी चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करते समय, तो अगर हम किसी वैद्युत परिपथ में यहां पर धारा मापी का अर्थ अमीटर हो जाएगा, तो अमीटर को अगर हम किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ेंगे धारा मापने के लिए तो किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में बाप जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि अभी एक और कंफ्यूज करने वाला वर्ड आएगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। तब प्यारे साथियों आपको याद रखना होगा कि उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो अमीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना है। आइए इसे समझा देते हैं। ठीक है, इसे आपको चित्र बना के, मैं प्यारा प्यारा चित्र बना के आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो बाबू, ये है परिपथ जिसमें आई एम्पियर की धारा जम 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 चली आ रही थी। ठीक है, हमने क्या किया, इसके प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में ये अमीटर को जोड़ दिया। अमीटर जोड़ दिया सर, अभी तो आप अमीटर बनाए ही नहीं। अरे धारा मापी को भी अमीटर बना दूंगा। देखो कैसे बनाता हूं, ये है गैल्वेनोमीटर, ये बन गया धारा मापी। ये धारा मापी है, ये रहा, ये परिपथ में धारा इस प्रकार से जाएगी। बोलो, धारा इस प्रकार से निकल जाएगी, लेकिन अभी ये धारा मापी जोड़ दी तो ये तो धारा मापी जुड़ा है। अरे धारा मापी को बनाना है अमीटर, धारा मापी को बनाना है अमीटर, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करते हैं बच्चा पार्टी? ध्यान देंगे विद्यार्थी जी, इसमें हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध वाला बाबू एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। बहुत कम प्रतिरोध वाला एक हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे प्यारे बच्चों संट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संट किसे कहते हैं, संट किसे कहते हैं, बोलो, आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर के प्रश्न पत्र में। देखो आज मैंने आंसर की कराया था, आंसर की देख लेना जाके जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है सर, पेपर को धुआं कर दिए थे, बहुत अच्छा। और ऐसा ही जलवा प्यारे बच्चों बनाए रखना है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच करता है। पूरे डेफिनेशन देखिए, सारी चीजें मैंने बताई हैं। लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग के जो 4 क्वेश्चन करने थे, 6 थे, जिसमें से 3 बनाने थे, 6 को मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस प्रकार से है। लास्ट वाला जो लोग कह रहे थे उभयनिष्ठ कहीं पढ़ाया नहीं गया, उभयनिष्ठ विभव बताओ, इस तरह से छोड़ के आगे बढ़े। मैंने उभयनिष्ठ विभव भी बताया है आपको, और वही ऊर्जा ह्रास भी बताया है। तो प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो। बिहार बोर्ड में सिलेबस कम नहीं है, पहली चीज तो। और दूसरा चीज ये है कि आप जेईई की तैयारी करो, आप नीट की तैयारी करोगे, लास्ट में भी आपका दिमाग खुलेगा, आपको लगेगा कि मैं क्यों ये छोड़ रहा हूं, मुझे करना चाहिए चीज, तब आप पढ़ने में मन लगाओगे। सीयूईटी एग्जाम क्या होता है, मन लगेगा, बगल वाला ले आया नंबर, आपके मन में भी हौसला जगेगा, आपके मन में भी प्रेरणा आएगी, तो आप पढ़ने में मन लगाओगे। इसलिए प्यारे साथियों, अगर शुरुआत कर रहे हो ना, तो कहीं से कोई भी कमजोरी नहीं रहने देना। मेरी तो एक आदत है कि मैं आपको कहीं से कोई कसर नहीं रहने देना चाहता, इसलिए। ठीक है, तो वो आंसर की आप देख सकते हो। और मैंने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब आप बच्चों को लगेगा, कुछ बच्चों को कि सर अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने हल करके लिखे नहीं है। प्यारे साथियों, वादा करता हूं आपके क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन, जो प्रॉपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं लिख करके यहां पर बाकायदे पीडीएफ में आपको मैं भेजूंगा, और यहीं पर सॉल्व भी करा दूंगा कि ये, क्योंकि वो टाइप किए हुए रहेंगे, आपको सॉल्यूशन तो आपको बता ही चुके हैं थ्योरी में, और वन शॉट में भी करवाया करेंगे, लेकिन जो टाइप किया जिससे आप जल्दी से रिवीजन कर लो कि उत्तर किस प्रकार लिखना है, वो सब आपके पास पहुंचेगा। बात समझ लो ना। लेकिन वो समय रहते अभी पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो लापरवाह हो जाओगे, कमजोर बन जाओगे, आपकी कमजोरी बना देगा। जैसे ही ये चीज खाओगे ना, कहोगे अरे भैया बस यही ठीक है। इसलिए कहते हैं कि पहले मेहनत करना सीखो, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, बाद में तो आदत पड़ ही जाएगी, पहले परेशान। संट किसे कहते हैं? तो बहुत अल्प परिमाण के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? बहुत अल्प परिमाण के प्रतिरोध को
संट कहते हैं। क्या कहते हैं? संट कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं बहुत अल्प परिमाण के प्रतिरोध को संट कहते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि वह प्रतिरोध जिसका मान बहुत कम होता है उसे संट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप 2 नंबर मिल जाएंगे भैया। अब देखो यहाँ पे बच्चों आई धारा जा रही है, मैं मान ले रहा हूं इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी है। इसका जो प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, जी है। और ये जो प्यारे बच्चों हम संट लगाए हैं इसका प्रतिरोध कितना है, आर है। आर नहीं एस मानो। तो संट का प्रतिरोध कितना, एस। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना, क्योंकि धारा मापी है, जो भी यंत्र इसमें तार लगा हुआ है, इसमें कुंडली है धारा मापी में, है ना। धारा मापी पढ़े हो ना, गैल्वेनोमीटर टाउ बराबर एमबी sin थीटा जो आता है उसमें बलाघूट कार्य करता है। बताया गया था इसमें आयताकार तांबे के तार के पृथक फेरे लपेटे होते हैं, इसमें एक एल्यूमिनियम की फ्रेम होता है जिसके भीतर एक नर्म लोहे की कोर रखी होती है। इसके ऊपर सिरे पर एक समतल दर्पण लगा होता है जो कुंडली के विक्षेप को बताता है। जस्ट उसके ऊपर एक फास्फर ब्रांच का तार लगा होता है और सबसे ऊपर एक मरोड़ पत्ती लगी होती है जिसके तहत धारा कुंडली में प्रवेश करती है। इसी कुंडली के निचले सिरे में एक वेष्टित स्प्रिंग लगी होती है तथा टर्मिनल T2 जुड़ा होता है जहां से धारा बाहर निकल जाती है। यह पूरा निकाय 2 प्रबल ध्रुव सामर्थ्य वाले तथा विपरीत प्रकृति के चुंबकों के बीच रखा जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। याद हो सब कुछ चीजें एकदम डेरिवेशन वो जो थ्योरी वो याद रखना है आपको। देखो यहाँ पर मान लिया जो धारा का कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर आएगा, बोलो जाएगा ना। तो मैं मान ले रहा हूँ इस भाग में जो धारा मापी में धारा गई वो IG गई, तो शेष धारा यहाँ से कितनी जाएगी, तो I माइनस IG जाएगी। बोलो यस और नो, I माइनस IG जाएगी। अब I माइनस IG यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, और ये धारा IG यहाँ भी आएगी, ये I माइनस IG धारा यहाँ से जाएगी और फिर ये दोनों मिलकर के I बना लेंगे। मतलब यहाँ से जो धारा का कुछ टुकड़ा कट करके इधर गया धारा का भाग वो फिर जाके I बना लेगा। इस प्रकार से हम किसी भी वैद्युत परिपथ के जरिए, क्या है ये वैद्युत परिपथ है प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ क्या है, कोई विद्युत परिपथ है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित, और विद्युत परिपथ में हमने इस प्रकार से धारा मापी को जोड़ा और उसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध को जोड़ा। जो ये संट प्रतिरोध है जो अल्प परिमाण का, इसे हम संट कहते हैं क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है, तो उसे प्रतिरोध न बोल के संट कहा जाता है, उसे प्रतिरोध न बोल के संट कहा जाता है। ठीक है जी सर, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये धारा यहाँ पर IG मैंने मान ली, तो शेष धारा क्या होगी, I माइनस IG यहाँ से जाएगी। ठीक है, I माइनस IG धारा यहाँ से, तो ये बनी। यही चित्र प्यारे बच्चों यहाँ पर बना भी हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सारी बातें सुन लेंगे। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सामान्यतः कीलकित चल कुंडली धारा मापी को अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 2 प्रकार की कुंडली धारा मापी बताई गई, एक चल कुंडली, एक कीलकित कुंडली। चल कुंडली ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कीलकित कुंडली को धारा मापी प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चल कुंडली उन्हें प्रयोग कर सकते। एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। देखो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं प्यारे बच्चों, अंडरलाइन में हाईलाइट कर देता हूं, मैं हाईलाइट कर दूंगा, मैं उन चीजों को हाईलाइट करूंगा बाबू। देखो ये एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है जिनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। दूसरा, किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, और इन यहां से ऑब्जेक्टिव बनने का सबसे ज्यादा चांस है। तो धारा मापी का एक आदर्श अमीटर का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, जबकि वोल्ट मीटर का अनंत होता है। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है बाबू। अच्छा दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज कहां पर भाई, दूसरा चीज देखेंगे, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध वाला तार लगा देते हैं जिसे संट कहते हैं। कम प्रतिरोध वाला तार, देखो अभी मैंने जोड़ा ये क्या, जिसे संट कहते हैं। माना संट का प्रतिरोध S तथा धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल G है। देखो मैंने कैपिटल G भी माना। यदि धारा I का एक भाग IG धारा मापी में तथा शेष भाग I माइनस IG संट में प्रवाहित होती है तो धारा मापी संट के समांतर क्रम में है, अतः इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। इस बात को देखे मैंने लिख रखा है। ठीक है, इस बात को देखे मैंने लिख रखा है क्या। अब अगर धारा मापी के समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो भाई उनका विभवांतर समान होगा। अब ओम के नियम में विभवांतर क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो हम यहीं पर वो वैल्यू रख देंगे बाबू। क्या करेंगे, इन सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलो देखो इन सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। तो अगर विभवांतर समान है तो ओम चाचा के नियम से याद करो, V इक्वल टू आई आर, तो हम इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर निकालेंगे। इसका क्या होगा बाबू, धारा IG प्रतिरोध कैपिटल G, यहां पर धारा I माइनस IG प्रतिरोध कैपिटल S, तो ये बराबर होगा, ध्यान से सुनेंगे, तो विभवांतर समान होगा। मतलब अगर ऊपर धारा मापी के सिरों का विभवांतर ऐसे लिख दे रहे हैं मैं, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं, धारा मापी के सिरों का विभवांतर, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी जी, धारा मापी के सिरों का विभवांतर किसके बराबर होगा, जोर से आवाज आनी चाहिए, इतनी जोर से नहीं बोलना कि बस पड़ोसी आपके पास में आ जाए। धारा मापी के सिरों का विभवांतर बराबर होगा संट के सिरों के विभवांतर, क्योंकि किसमें समांतर क्रम में है। संट के सिरों का विभवांतर, बोलिए क्लियर है ये बात। अब अगर ये सर बात आप कह रहे हैं तो आप मतलब कह रहे हैं कि धारा मापी के सिरों का विभवांतर मतलब VG किसके बराबर होगा, तो VG किसके बराबर होगा, तो संट के सिरों का विभवांतर VS, यही तो होगा ना। बोलो अब अगर हम वैल्यू रख दें तो VG ओम के नियम से, भैया ओम चाचा के नियम से, चाचा नहीं लगा ना वो, मैं आप प्यार से बोलता हूं ओम सर को, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है बाबू। I क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, R उस परिपथ का प्रतिरोध। सिंपल है। यहां पर गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG, हाँ सर अरे याद आ गया सर, IG, और प्रतिरोध कितना है धारा मापी का, तो कैपिटल का G है। बाबू तुम्हारा ध्यान नहीं है इधर, मोबाइल स्क्रीन में होना चाहिए, आंखों में आके डाल के मेरे से बात करो। देखो अब VS संट में जो प्रतिरोध है उसका क्या है, कैपिटल S है, और संट में प्रवाहित धारा कितनी है, I माइनस IG है। भाई शेष धारा यही तो होगी, I पुल परिपथ में प्रवाहित धारा।
और IG धारा चली गई है धारामापी में, तो बची कुछ धारा कौन सी होगी? I में IG घटा दीजिए, तो I माइनस IG, और संट का मान कितना है? तो कैपिटल S है बाबू। यहां पर गणना कर लीजिए, IG कैपिटल G बराबर I, और इसमें गुणा करा दीजिए, तो कैपिटल S का गुणा होगा तो IS माइनस इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, IG इंटू S हो जाएगा। अब जो IG वाली वैल्यू है उनको एक तरफ कर लीजिए, IG वाली वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, और बाकी बची कुछ वैल्यू को उस पक्ष में भेज दीजिए। जल्दी से काम करिए, नहीं देरी ना हो जाए भाई। IG कैपिटल G, और ये IGS वाला भी इधर उठा के ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, बस क्या होगा, इनके चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस IG कैपिटल का S बराबर इधर कितना बचा है बाबू? I कैपिटल S। वाह वाह। अब देखो यहाँ IG कॉमन मिल रहा है, IG कॉमन ले लीजिए, और बचा क्या ब्रैकेट में? G प्लस S। अब धाराओं का अनुपात यहां से मिल जाएगा। देखो यहां पर तो IS है ही, I और IG एक तरफ रोक लो, और G प्लस S को उस पक्ष में भेज दो। ध्यान से देखना, मैं IG इस पक्ष में लिखा हूं बटे में, ये I जो इस पक्ष में गुणा में है इधर आएगा भाग में, हो जाएगा बटे I बराबर। देखो उधर उस पक्ष में S है, और ये जो G प्लस S है धाराओं का योग, ये इधर जाएगा हर में चला जाएगा, G प्लस S। पहले बच्चों ये होता है सिद्धांत किसका? तो गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो यह सिद्धांत होता है। यह क्या होता है? सिद्धांत होता है। धारामापी को जब हम अमीटर में बदलते हैं, तो धारामापी में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का जो अनुपात होगा वो संट का प्रतिरोध S और नीचे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और संट का प्रतिरोध S के योग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यस क्या है? यस संट का प्रतिरोध है, S क्या है? संट का प्रतिरोध। यहां पर लिख देंगे बाबू, यहां पर लिखा हुआ है, देखो ना मैंने लिखाया है, कहां गया? देखो ये लिखा हुआ है, प्रतिरोध वाला तार लगा देते हैं जिसे संट कहते हैं। माना संट का प्रतिरोध कितना है? तो S है, बोलो लिखा है कि नहीं? संट का प्रतिरोध कितना है? S, तथा धारामापी का प्रतिरोध कितना है? G। यदि धारा I का एक भाग IG धारामापी में तथा शेष भाग I माइनस IG संट में प्रवाहित होती है, तो धारामापी व संट समांतर क्रम में है। चित्र में देख सकते हो बाबू, ये देखो धारामापी व संट किस क्रम में है? तो समांतर क्रम में। देखो इनके सिरे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और अगर ऐसा है तो इनके सिरों का विभवांतर समान होगा। याद करो मैंने क्या चीज बताई थी, भूल जाते हो बहुत जल्दी। हाँ, तो यहां से चीज क्लियर हो गई। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर। धारामापी के सिरों का विभवांतर संट के सिरों के विभवांतर के बराबर होगा। VG बराबर VS की, बिल्कुल सही। ओम चाचा का नियम लगा, V इक्वल टू IR IG कैपिटल G, क्योंकि धारामापी के सिरों का विभवांतर इधर लिखना था, बराबर किसके? संट के सिरों का विभवांतर। संट के सिरों के विभवांतर में भी तो संट में प्रवाहित धारा I माइनस IG है, और इनटू में प्रतिरोध कितना? तो S। तो संट के सिरों का प्रतिरोध S है, वो सब लिखा हुआ ऊपर, कैलकुलेट हो गया, खत्म काम। यही है प्यारे बच्चों, धारामापी को अमीटर में बदलने का काम हो गया। धारामापी को अमीटर में हम लोग बदल दिए। ठीक है सर आंखों में आंखें डालकर रिप्लाई दीजिए, बहुत कूटे जाओगे। ऑनलाइन पिटाई अभी देखे नहीं हो? हाँ सर, आंखों में आंखें डालकर के रिप्लाई दीजिए, बहुत ज्यादा आप लोगों को शैतानी आ रही ना। विभवांतर समान होगा, जी हाँ, यस सर क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ कॉमन ले सकते हैं, IG यहां से कॉमन ले लिया, यहां भी IG था, यहां भी IG था, क्लियर है? ओके, देखो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरण। पहले हम लोग पढ़े धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। पहला पॉइंट पढ़े, पहले तो हम लोग यही समझे कि धारामापी और अमीटर है क्या। तो धारामापी क्या चीज है वो भी बताया। ये वैद्युत परिपथ में अल्प परिमाण की धारा को मापता है, नाम इसका ये धारामापी, गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये अल्प परिमाण की धारा को मापता है, लेकिन इसकी एक खास बात बहुत है, क्या कि ये धारा की दिशा को भी बताता है। लेकिन वही अमीटर ये प्रबल धारा मापता है, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर, कितनी भी एम्पियर की धारा होगा तो वो अमीटर माप के बताएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ दिक्कत क्या है कि ये धारा की दिशा को नहीं बताता है, अमीटर धारा की दिशा को नहीं बताता। मैंने यही कहा कि धारामापी के पास क्षमता क्या है? कम धारा को मापने की क्षमता है, जबकि अमीटर के पास अधिक धारा मापने की क्षमता है। तो मैंने किसका एग्जांपल लिया? ट्रेन का, है ना। अब जैसे ट्रेन है ना, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, सिक्किम महानंदा पूरे भारत का सबसे गंदा एक्सप्रेस है ठीक है, सबसे खराब ट्रेन। अब वो बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन उसको अगर हम सुपर फास्ट बना दें, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वंदे भारत की स्पीड है 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, और वही महानंदा 80 और 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। अब अगर बताओ 100 और 70 वाले को हमें क्या बनाना है? 200 स्पीड में बनाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक वही यहाँ पर ये भी हो रहा है। धारामापी कम प्रतिरोध, कम वैद्युत धारा को मापता है, अधिक धारा मापने के लिए क्या किया गया? इसके समांतर क्रम में एक संट जोड़ दिया गया, जो संट क्या है? तो कम प्रतिरोध वाला तार। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ो, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, बार-बार रिपीट करेंगे तो आप लोग क्या है ना, आदत है बहुत खराब है आप लोग की। दूसरा पॉइंट, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे? धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं? आइए सीखते हैं। धारामापी का वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं वो चीज सीखते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है? विभव को मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है? विभव को मापता है। अब धारामापी को भी हम वोल्टमीटर बना सकते हैं। गजब, धारामापी को ही हम वोल्टमीटर बना सकते हैं, अपने आप में है ना खास बात, है ना। यही तो फिजिक्स है, फिजिक्स में नई नई रिसर्च होती रहती है ना। तो धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। भाई देखो इस चैप्टर में मैं पहली बार पीडीएफ लेकर के आया हूं, पिछले 18 लेक्चर हो गए लेकिन पीडीएफ नहीं यूज की गई। लेकिन आज बहुत ज्यादा लिखना था और सबसे बड़ी बात चैप्टर को खत्म करना है, तो इसलिए पीडीएफ का यूज किया गया। और लिखना बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा, डेरिवेशन नहीं है इसमें, डेरिवेशन जब करना होता है तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आज डेरिवेशन नहीं है, आज थ्योरेटिकल ज्यादा है। तो वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। ठीक है, तो वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सही सर, नाम से ही पता चल रहा है वोल्टमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर की खास बातें सुनो कि वैद्युत परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मापन करना है, मान लो ये वैद्युत परिपथ है और इनके जिन दो बिंदुओं के बीच हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? विभवांतर का मापन करना है। उन बिंदुओं के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। अब देखो मैं इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, वो थोड़ा कम दिखता है, इस वजह से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। उन बिंदुओं के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं। अब ये चीज जो अंडरलाइन किए हैं ये आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव।
कि धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए किस क्रम में वैद्युत परिपथ के जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आदर्श वोल्टमीटर का वैद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। इसका जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। जबकि प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रेणी क्रम का जो यहाँ पर अमीटर में जो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो जो इसका वैद्युत प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। चलो आओ, अच्छा जहां पर टॉपिक में है, तो इसका वैद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। इसका भी चित्र आप लोगों को मैं अलग से बना के दिखा दे रहा हूं। देखो ये कोई वैद्युत परिपथ है बाबू, ये वैद्युत परिपथ है, इसमें धारा आई प्रवेश कर रही है। मान ले रहे हैं यहाँ पर जो ये परिपथ है इसका प्रतिरोध यहाँ पर कैपिटल आर इस प्रकार से है, ठीक है। ये दो बिंदु है ए और ये एक दूसरा बिंदु है बी। इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, वी है। हमें यही बिंदु ए तथा बी के बीच का ही क्या बताना है, वोल्टमीटर लगा करके विभवांतर बताना है। क्या बताना है, वोल्टमीटर लगा करके जोड़ करके हमें बिंदु ए तथा बी के बीच का विभवांतर बताना है। तो इनके हम समांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे, धारामापी को जोड़ेंगे और इसके साथ में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, वो भी अल्प परिमाण का नहीं बल्कि कुछ भी मान का हम प्रतिरोध आवश्यकता अनुसार जोड़ लेंगे। तो ये कैपिटल आर होगा, ये संट नहीं है, ये संट नहीं है बल्कि कैपिटल आर प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध मान लेना कैपिटल जी है, किसका, धारामापी का। और प्यारे बच्चों यहाँ का जो प्रतिरोध, यहाँ का जो विभवांतर है वो कितना है, वी है, इसके सिरों का। अब मान लिया यहाँ पर भी वही काम, धारा आई है, ये धारा आई जब प्रवेश कर रही है यहाँ पर बिंदु ए पर जा रही है, तो धारामापी में जो धारा जाएगी वो मान लिए आई जी धारा जाएगी। धारामापी की धारा को मैंने आई जी मान लिया। वहीं पर ये धारा जमजम 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 सन 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 जैसे जाती हो धारा, है ना, जानते हैं ना, धारा ऐसे ही प्रवेश करते हुए भाई यहाँ पर निकल गई और यहाँ पर जाके फिर मर्ज होकर के धारा आई ही बना लेगी। यहाँ पर जो शेष धारा होगी वो क्या होगी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी धारा इधर से जाएगी। विभवांतर जहां इसके सिरों का जो विभवांतर वही यहाँ पर इस धारामापी और प्रतिरोध इन सभी के सिरों का बीच का विभवांतर, क्योंकि किस क्रम में जोड़ा है मैंने, समांतर क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। बाबू बोलो, समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वो समान होता है। क्लियर है, विभवांतर समान होता है, ठीक। तो बिंदुओं ए व बी के बीच का विभवांतर कितना है, अच्छा देखो अब तो ये ध्रुव सामर्थ्य वगैरह आ गया, यहाँ पर सीधे हल करते हैं। बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर, बिंदुओं ए व बी के बीच, ये थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने नहीं। बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना है, बोलो जल्दी बताओ। बिंदुओं ए व बी के बीच का विभवांतर कितना है, वी बराबर, यहाँ के सिरों का विभवांतर भी वही होगा, जो यहाँ है विभवांतर वही यहाँ भी तो होगा, क्योंकि समांतर क्रम में हमने धारामापी को जोड़ा है। तो इसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई जी है, ओम के नियम से। प्रतिरोध कितना है यहाँ का, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जी और आर, तो जी प्लस आर हो जाएगा। गुणा करा दीजिए, वी बराबर आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू का कैपिटल आर। अब कितने मान का प्रतिरोध ज्ञात किया गया, कितने मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है इसके श्रेणी क्रम में, वो सब वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से मान निकाल सकते हो। देखो आई जी आर एक तरफ रखो, ये इधर भेज दो, तो आई जी कैपिटल का आर बराबर वी माइनस आई जी कैपिटल जी, वी माइनस ये आई जी कैपिटल जी इधर आएगा, ये आई जी आर रहेगा, आर का मान निकाल लो यहाँ से, आर बराबर वी माइनस आई जी कैपिटल जी अपान में आई जी इधर नीचे चला जाएगा। हो गया, ये हो गया कि हम धारामापी के श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोध को जोड़ें, कितने प्रतिरोध को हम जोड़ें कि वह क्या बन जाए, वोल्टमीटर बन जाए। जब हम समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या करेंगे, एक हमें प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। अब इस प्रतिरोध का मान कैसे निकलेगा, इस सूत्र से निकलेगा प्यारे बच्चों, इस सूत्र से, इस सूत्र से। वहां पर हमें क्या ज्ञात होगा, जो धारामापी जोड़ेंगे उसका प्रतिरोध हमें पता होगा। ये धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी हमें पता होगा, धारामापी का प्रतिरोध जो कैपिटल जी है ये क्या है, धारामापी का प्रतिरोध है, धारामापी का प्रतिरोध, ठीक है। और कैपिटल आर अलग से जोड़ा गया प्रतिरोध, यही वह कारक है जो कैपिटल आर प्रतिरोध हम अलग से जोड़ रहे हैं, जो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए सहायक है या उपयोगी है, ठीक है। क्लियर, ये हो गया वोल्टमीटर में रूपांतर, बहुत आसान है। ये दो चीजें आप लोग को क्लियर हो गई, धारामापी का मीटर में रूपांतर, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतर। आइए कुछ परिभाषाएं, वैसे मैंने उस दिन भी ये परिभाषाएं क्लियर कर दी थी, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ, जिसमें आप लोग ये ना कहें कि सर परिभाषा नहीं भेजी गई। किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है, आप समझ लो ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये अगर मैं क्षण चुंबक लूं, ठीक है, क्षण चुंबक में एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, तो ये क्या होते हैं, इनके ध्रुव होते हैं। ये क्या होते हैं, ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षण क्षमता होती है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है चुंबक में। तो किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थों को, दूसरे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, सिंपल है। ये चुंबक है, इस चुंबक के द्वारा किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को, चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो, तो किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को या दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है, जो उसकी क्षमता है, उसे ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को धनात्मक, इसकी ध्रुव सामर्थ्य को क्या लेते हैं, धनात्मक, तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को क्या लेते हैं, ऋणात्मक, हमेशा याद रखेंगे। बोलो यस और नो। किसी क्षण चुंबक में अगर हम इसकी उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य दिखाए तो धनात्मक, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य दिखाए तो ऋणात्मक लेंगे। ध्रुव सामर्थ्य याद रखेंगे, चित्र में अगर याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, चित्र में मुझे समझना तो बहुत आसान होता है भाई। ऋणात्मक लेते हैं। सूत्र क्या होता है, एल विमीय सूत्र, और मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर, यह एक आदिश राशि है, ठीक है। ध्रुव सामर्थ्य, चलो आओ इसके बाद देखो चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब जैसे वहां पर पढ़े थे m = NIA, ये धारावाही लूप का है, धारावाही लूप के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, धारावाही लूप के लिए, वो चाहे आयताकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, ठीक है, उसके लिए है ये धारावाही लूप के लिए m = NIA, ठीक है। लेकिन अगर वही क्षण चुंबक हो,
क्षण चुंबक जो मैंने ये बनाया, इसका ध्रुव सामर्थ्य कितना है, स्मॉल m है, इनके बीच की दूरी कितनी है, l लंबाई का ये क्षण चुंबक है, तब प्यारे बच्चों जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो m × 2l होगा। जैसे वहां पर p बराबर क्या था, q × 2l था, q × क्या था, 2l था, ठीक वैसे ही यहां पर m × 2l होगा, m × 2l होगा, याद रखेंगे। या एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है, दक्षिणी ऋण से उत्तरी ध्रुव धन की ओर होती है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय द्विध्रुव की दिशा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण अक्ष से, मतलब या कह लो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से इधर की दिशा होती है, वेक्टर m की दिशा होगी किधर, तो ये दिशा रहेगी किधर से, s से n की ओर, या कह लो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसी से निकालते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेग फिल्टर, नेक्स्ट हेडिंग वेग फिल्टर। अमीटर व वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, अमीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, क्लियर है। अमीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। एक बच्चे लिख रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है जो मैंने बहुत दिनों से बोली, नहीं बोलना चाहूंगा वो शायरी, सरबुलंदी का एक वजीफा है ये बुजुर्गों से हमने सीखा है, सरबुलंदी का एक वजीफा है ये बुजुर्गों से हमने सीखा है, और खुद को छोटा समझते रहिए ये बड़े होने का तरीका है। वाह वाह, है ना, बहुत अच्छी पंक्तियां थी, है ना, बढ़िया। ये सरबुलंदी का एक वजीफा है ये बुजुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिए ये बड़े होने का तरीका है। खुद को छोटा समझने का मतलब समझ रहे हो, किसी भी सामने वाले व्यक्ति को कैसा भी है, किसी भी हाल में है, कभी भी अपने से छोटा ना समझ करके उसे बल्कि सम्मान दीजिए। आप कुर्सी पे बैठे कुर्सी से उतर जाइए लेकिन उसको सम्मान दीजिए, कैसा भी व्यक्ति उसको छोटा मत समझिए, बल्कि आप छोटे बन जाइए, आप जमीन पे बैठ जाइए लेकिन दूसरे को कुर्सी छोड़ करके उसे सिंहासन पर बिठाइए, उसे आसन दीजिए ताकि वो बैठ सके। आपकी इज्जत तभी वो करेगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे, अगर आप नहीं इज्जत करेंगे तो सामने वाला इज्जत नहीं करेगा कभी भी। अब तो जमाना और बदल गया है, अब सब अपने आप में कमाकान है, सबके पास मजबूती है, सब जानते हैं, तो इस वजह से कभी भी किसी को इस अभिमान में आकर के, इस एटीट्यूड में आकर के न रहे कि अरे हम इनको क्या इज्जत देंगे। अगर ऐसे कर रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ठीक है ना। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इस वजह से प्यारे बच्चों कभी भी ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे का हृदय दुखे। तुम हंस, तुम मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में कम कर दे। चलो बहुत बढ़िया लगा आप सभी के इस मोटिवेशन को देख करके। वेग फिल्टर क्या होता है, वेलोसिटी फिल्टर, ये कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, वैसे पूछे जाने के बहुत कम चांस है, फिर भी समझ लीजिएगा। और जब कोई आवेशित कण परस्पर लंबवत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, आप समझ लो, मान लो एक दिशा में प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र है और एक दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब वेग फिल्टर क्या होता है समझना, जब कोई आवेशित कण परस्पर लंबवत वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में, भाई वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, परस्पर लंबवत क्षेत्रों में उनके लंबवत गति करता है। अच्छा, मतलब एक्स अक्ष में अगर चुंबकीय क्षेत्र है, वाई अक्ष में वैद्युत क्षेत्र है, तो इनके लंबवत क्या गति करेगा प्यारे बच्चों, क्या गति करेगा, कोई आवेशित कण गति करेगा। तो मान लो लंबवत इधर z अक्ष में क्या हो गया, कोई आवेशित कण गति कर रहा है v वेग से, ठीक है, कोई आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है, ध्यान से समझेंगे, तो गति करता है तथा वैद्युत व चुंबकीय बल परिमाण में परस्पर बराबर हो, मतलब E व B क्या है, बराबर है, इनका परिमाण क्या है, परिमाण क्या है, बराबर है। दिशा नहीं बराबर कह देना, इसलिए देखो मैंने वेक्टर लगा के नहीं लिखा है, वेक्टर E डज नॉट इक्वल टू वेक्टर B, ये यहां पर नहीं है क्योंकि एक दोनों दूसरे एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, दिशाएं अलग लेकिन परिमाण बराबर है E व B, ठीक है, समझ लेना, ये चीज हमेशा याद रखना। यहां पर जो है मैं लिख दे रहा हूं कि वेक्टर E डज नॉट इक्वल टू वेक्टर B, यहां पर ये स्थित है लेकिन परिमाण बराबर है, परिमाण E व बराबर है। विपरीत दिशा में हो तो उस क्षेत्र में बिना विक्षेपित हुए गति करता है, अविक्षेपित रहने के लिए, अविक्षेपित रहने के लिए मतलब, और बिना विक्षेपित हुए, या विक्षेपित रहने के लिए शब्द यूज करने की जरूरत नहीं, जब हो ही गया कि विक्षेपित हुए गति करता है, बिना विक्षेपित हुए गति करता है, मतलब सीधे बिल्कुल वो चलता रहेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, परिमाण में बराबर हैं, तो उनके लंबवत यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो कभी भी बिना विक्षेपित हुए, विक्षेपित होने का मतलब मार्ग से हटना, मार्ग से हटना, विक्षेपित हो जाना, किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाना, वो कभी नहीं होगा, बल्कि उसी दिशा में हमेशा गति करता रहेगा, तो बिना विक्षेपित हुए गति करता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं QVB, QR इक्वल टू QVB, यहाँ पर क्या निकाल दिया भैया, QVB, ये QVB ये QE है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर QE है, QE किसकी वैल्यू है, वैद्युत बल। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वैद्युत बल। वैद्युत बल कितना होता है किसी भी आवेश पर Q पर लगने वाला, यहाँ पर जो आवेश गति कर रहा है वो क्या है, Q कूलम का है, तो QE इसका क्या होगा, वैद्युत बल होगा। QVB sin थीटा, लेकिन थीटा का 90 डिग्री, sin 90 वैल्यू 1, ये क्या है, चुंबकीय बल है। इधर क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय बल, ये कह रहे हैं क्या, दोनों बराबर हों, दोनों बराबर होंगे, तो QE बराबर QVB वैल्यू रखा गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, Q से Q बर्बाद हो गया, तो V बराबर क्या, P नीचे भेज दिया, V बराबर क्या मिला, E अपान में B मिला, मैंने हल कर दिया, समझ लो ये प्यारे बच्चों वेग का मान मिला है। ये क्या है, V, तो कण का वेग है, विभवांतर नहीं है, कण का क्या है, वेग है, याद रखेंगे, ये कण का क्या है, वेग है। चलो ये वेग फिल्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वेग फिल्टर का उपयोग पता होना चाहिए कि क्या होता है, किस लिए इसको बनाया गया। तो वेग फिल्टर का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में आवेशित के विशिष्ट आवेश को मापन में किया जाता है, आवेशित कण के, ऐसा लिख लो, आवेशित कण के विशिष्ट आवेश के मापन। विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो Q बराबर E अपान में M, उस कण का आवेश बटे उसका द्रव्यमान के अनुपात को उस कण का विशिष्ट आवेश कहते हैं। सर परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं भाई, परिमाण क्या है सर, उसको हिंदी में बोल दोगे तो मतलब हमें समझ जाएंगे। परिमाण का मतलब हो गया 2 किलो, 5 किलो, 8 किलो, लेकिन दिशा ना बताई जाए तो उसमें केवल परिमाण कहेंगे। जैसे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपका वेग है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का आपका वेग है, तो 50 जो हम बोल रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है, वो परिमाण है। लेकिन मैं कहूं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में, तो वो वेग दिशा के साथ में होगा, परिमाण डायरेक्शन के साथ में हो गया, ठीक है। परिमाण किसके साथ में, डायरेक्शन के साथ में, तो परिमाण केवल आंकिक मान होता है, क्लियर। चलो नेक्स्ट एक डेरिवेशन बचा हुआ है जो कि अभी हमारे पास समय भी है। देखो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य व उसकी स्थिति ऊर्जा। डेरिवेशन क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों क्या है, फैला हुआ है, ध्यान देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान क्या है, फैला हुआ है, ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर फैला हुआ है, इस प्रकार से ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर भी है, ध्यान देंगे।
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा, मतलब कार्य निकालना है और तब उससे आपको स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो मैं मान ले रहा हूं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एक मैंने चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, जो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। ध्यान से सुनेंगे, थीटा कोण बनाता है। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? सर बल की बात हो रही है, अब तो लिखे ही नहीं, कहां पर भाई? ये वैद्युत बल ही है, यहां पर वैद्युत बल लिखा हुआ है, तो एफ ई बराबर किसके? चुंबकीय बल एफ बी के। अब चुंबकीय बल एफ ई और एफ बी के बराबर, क्योंकि इनके जो वैद्युत क्षेत्र है वो बराबर है, परिमाण में क्या है? बराबर है, तो परिमाण इनका बराबर कर दिया मैंने, क्यू ई बराबर क्यू बी। क्लियर है? सर आप टेस्ट सीरीज नहीं दीजिएगा, एप्लीकेशन के भीतर फिजिक्स और मैथ का टेस्ट अपलोड नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने बनाया और बात भी कर ली है सर से कि भाई सर इसको अपलोड करवाइए। एप्लीकेशन वाले सर शुभम सर को जानते हैं ना, हम कहें इसको अपलोड करने मतलब आप अपना ऐप जो है अपडेट कर लीजिए, सही से बता दीजिए, सही से उसको अपडेट करके बना लीजिए कि फिजिक्स के फार्मूले भी वो एक्सेप्ट करे, मैथमेटिक्स के फार्मूले भी एक्सेप्ट करे। वो अपलोड नहीं हो रहा है, केवल क्या अपलोड कर रहा है? हिंदी भाषा और थोड़े बहुत इक्वेशन को ले रहा है। ज्यादा इक्वेशन अपलोड करो तो वो नहीं ले रहा है, कुछ दूसरा सिंबल बन के आ जाता है, इस वजह से फिजिक्स का टेस्ट नहीं अपलोड हो पा रहा है। बात समझ गए? बाकी ऑनलाइन तो ले रहे हैं ना, उसके लिए परेशान ना हो। चलो हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। आइए समझाते हैं इसको एक बार अच्छे से। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबू यहाँ पर कि ये एक चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, अगर मैं यहाँ पर मानूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो ये कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण बना करके रखा हुआ है। ध्यान समझना, ध्यान समझेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं बाबू, जब भी किसी चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं, ये द्विध्रुव है, एक तरफ मान लो नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उस पर एक क्या आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक बलाघूर्ण क्या होता है मेरे बच्चों? उत्पन्न हो जाता है, एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। लिखते हैं, देखो भाई क्या लिखेंगे, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, ये लास्ट हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। द्विध्रुव पर रखते हैं तो द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। मैंने बताया था भैया बलयुग्म का आघूर्ण कैसे कार्य करता है, टाउ बराबर mv sin थीटा। लूप को रखे थे, यहाँ लूप ना होकर के द्विध्रुव क्षण चुंबक है, और लूप भी रखे तब भी उसमें थीटा कोण पर रखे तब भी उसमें द्विध्रुव वो कार्य करेगा बलयुग्म का आघूर्ण। सब कुछ तो पता है, तो वही डेरिवेशन पहले लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं घुमाने में स्थिति ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जो कार्य करते हैं हम घुमाने में, उसके द्वारा स्थिति ऊर्जा इसी द्विध्रुव में संचित हो जाती है, तो उस स्थिति ऊर्जा का मान प्राप्त करना है। लेकिन पहले जो सीख चुके पहले वही लिख रहे हैं क्या, कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, रख दिया तो भैया तो उसमें क्या है, द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, आघूर्ण कार्य करता है। तो आघूर्ण किस लिए कार्य करता है? मैंने क्या कहा था आप लोग याद करो, लूप को मैंने कहा था इधर आपके ऊपर सर पे बल लग रहा है, फिर नीचे पैरों तले बल लग रहा है, इस कंधे में इधर बल लग रहा है, इस कंधे में इधर, लेकिन ये तो समांतर रखा हुआ है। जब थीटा कोण पर रख दिया, देखो अब इसकी क्रिया रेखा अलग, इसकी क्रिया रेखा अलग, तो क्या करता है, इधर कंधा हमारा कोई खींचेगा और कोई कंधा इधर खींचेगा, तो हम क्या करेंगे, इधर घूमेंगे। और क्यों घूमेंगे? क्योंकि ये बल जो लग रहा है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस लूप को जो थीटा कोण पर रखा हुआ है उसे उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। बलयुग्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक बल इधर एक बल इधर, तो बलयुग्म बोलते हैं परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत, क्रिया रेखा अलग अलग, तो इस वजह से द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये है बलयुग्म का आघूर्ण, प्रयास करता है। अच्छा, वो लाने का प्रयास करता है कौन? बलयुग्म का आघूर्ण। हम चुंबकीय द्विध्रुव को, ये जो चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है ना, इसे थीटा कोण घुमाने में जो हम कार्य कर रहे हैं, भैया वो द्विध्रुव तो घुमा रहा है लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं भैया इसको घुमाएंगे थीटा कोण से कुछ दूसरे कोण पर घुमाएंगे। तो किसी भी द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव ना होकर के चुंबकीय द्विध्रुव होगा। अरे बाप रे बाप सर, आपने क्या गलती कर दी, यहाँ पर जब किसी विद्युत द्विध्रुव को नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव, यहाँ विद्युत द्विध्रुव नहीं है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखते हैं तो द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अच्छा, तो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही हमको मान निकालना है, स्थितिज ऊर्जा का मान प्यारे बच्चों हमें निकालना है।
हमें स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखोगे भैया। हम क्या कह रहे हैं, इसको मान लो ये अभी θ1 स्थिति में है। किस स्थिति में है, θ1 स्थिति में है। हम इसी द्विध्रुव को प्यारे बच्चों क्या करना चाहते हैं, इसे दूसरे स्थिति में ले जाना चाहते हैं। अब इस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, अर्थात हम θ1 कोण से इसे घुमा देंगे। किस कोण पे, θ1 कोण से हम घुमा देंगे θ2 कोण पर। ये टोटल कोण θ2 और ये छोटा सा θ1। पहले ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये मान लो θ1 कोण पर इतना कोण पर था, लेकिन हम इसे और घुमा दिए, θ2 कोण पर ले गए। तो कार्य कर रहे हैं ना, हम कार्य कर रहे हैं ना, द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। तो जो किया गया कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा। आइए कार्य का मान निकालते हैं। कार्य का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना कार्य कर रहा है, ठीक है। वो पहले देखो, द्विध्रुव पर कार्यरत, द्विध्रुव पर कार्यरत, द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा बाबू, तो टाउ बराबर mb sin थीटा। बोलो या सर नो, टाउ बराबर mb sin थीटा, जिसे NIAB यहां पर लिख सकते हो बाबू। क्या, जहां m बराबर क्या है, तो NIA है, याद रखना हमेशा। टाउ बराबर mb sin थीटा या m इंटू 12 भी है, क्या हो सकता है, m इंटू 12 भी है। ये दोनों चीजें हैं, कोई भी लूप हो सकता है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। हम लोग कितना जानते हैं, टाउ बराबर mb sin थीटा। m जहां पर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा इतना होता है, चलो सर इतना तो मान गए। हम कह रहे हैं बहुत छोटा कोण, पहले आप देखो इसमें समाकलन आएगा, पहले हम छोटा कोण निकालेंगे, फिर उसके बाद हम बड़ा मान आराम से निकाल सकते हैं। देखो टाइम हो रहा है ना, टाइम हो रहा है, जल्दी से कर लें, ठीक है। तो द्विध्रुव को टी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। पहले हम छोटा सा घुमाए, एकदम छोटा सा, फिर उसके बाद पूरा कार्य निकालने के लिए समाकलन कर दो। तो घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, बोलो सूक्ष्म कार्य। तो सूक्ष्म कार्य बच्चों क्या होगा, सूक्ष्म कार्य होगा dw बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना है बलयुग्म का आघूर्ण, तो mb sin थीटा, और विस्थापन कितना, तो d थीटा, विस्थापन कितना, d थीटा। तो ये हो गया सूक्ष्म कार्य। लेकिन मैं सूक्ष्म कार्य नहीं निकालना चाहता, मैं सूक्ष्म कार्य नहीं निकाल रहा हूं। द्विध्रुव को सूक्ष्म कार्य तो इतना हो ही गया, हम पूरा कार्य निकालना है कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य बाबू, घुमाने में किया गया कुल कार्य। तब देखोगे क्या होगा, तब होगा समाकलन dw बराबर समाकलन mb sin थीटा d थीटा। लेकिन कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, तो लिमिट प्यारे बच्चों होगी θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा रहे हैं। तो लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2। ये मैंने मैथ वाली फिजिक्स में सिखाया है कि कैसे बनाएं, कैसे समाकलन किया जाता है। अब देखो यहां पर क्या चीज कॉमन है, क्या चीज प्यारे बच्चों, d थीटा लिखा हुआ है, मतलब थीटा के सापेक्ष समाकलन। तो sin थीटा वाली वैल्यू होगी mb, बाहर आ जाएगा, तो mb कांस्टेंट रहेगा। θ1 से θ2 समाकलन का चिन्ह होता है, ये ऐसे बनाना, ये ऐसे। तो समाकलन का चिन्ह बनाए, लिमिट θ1 से θ2 ब्रेक। अब समाकलन के भीतर क्या रहेगा, केवल sin थीटा इनटू d थीटा। चलो समाकलन कर दो। इधर तो केवल dw है, तो w के सापेक्ष तो यहां पर कुछ भी नहीं, तो w ही आता है, ये याद रखना, जिसके सापेक्ष करते वही आता है। यहां mb लिखा हुआ है, mb लिख दीजिए बाबू। sin थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, याद रखेंगे, माइनस का cos थीटा। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगा देंगे भाई, माइनस आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हो। लिमिट क्या लगाएंगे, θ1 से θ2। लिमिट रखिए, w बराबर mb, w बराबर ये माइनस में बाहर करना हो, माइनस का mb, और लिमिट रखते हैं पहले cos थीटा की जगह कौन सा लिमिट भैया, अपर लिमिट θ2 माइनस फिर cos, ये माइनस अपनी तरफ से लाते हैं, पहले अपर लिमिट रख करके फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, ये अपनी तरफ से होता है। तो पहले अपर लिमिट थीटा की जगह θ2 फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट तो cos θ1। ये माइनस मैंने बाहर कर लिया था, ये इस प्रकार से हो जाएगा। माइनस का चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो w बराबर हो जाएगा mb, और ब्रैकेट बनाएंगे cos थीटा। तो आप देखो ये माइनस से जाएगा ना, तो θ2 माइनस का हो जाएगा, और cos θ1 ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस जो होगा, कौन प्लस हुआ, ये वाला, तो इसको पहले लिखो, cos θ1 माइनस, ये प्लस में माइनस में हो गया, तो cos θ2। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा किया गया कार्य, ये क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। याद रखेंगे यह कार्य आगे बढ़ता हूं, चलो यहां पर नहीं, अगले उसमें लिखता हूं। W बराबर आया है mb ब्रैकेट में क्या, cos θ1 माइनस cos θ2। प्यारे बच्चों जो ये कार्य आया है ना, यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह कार्य द्विध्रुव में कौन सा द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब स्थितिज ऊर्जा को किसमें संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा को प्यारे बच्चों किसमें डिनोट करते हैं, संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा को हम u से डिनोट करते हैं भाई। w बराबर क्या हो जाएगा, u, तो u बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो जाएगा। क्लियर, यही सूत्र होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल हो जाएगा। ऊर्जा हो कार्य हो, सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्लियर, तो आज से चैप्टर प्यारे बच्चों हो गया है खत्म, आज से चैप्टर हो गया है खत्म। अगर खत्म हो गया तो बाबू हर्ट बना के भेजिएगा, प्यारा सा हर्ट बना के भेजिएगा बाबू, ठीक है, प्यारा सा हर्ट बना के भेजिएगा। और मेरी तरफ से भी आप सभी को थैंक यू। अब हम लोग कल से आएंगे यूट्यूब पर, जिसमें न्यूमेरिकल की क्लास 3 लेक्चर लगभग मैं लूंगा, न्यूमेरिकल का 3 लेक्चर मैं न्यूमेरिकल का लूंगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद 2 लेक्चर में सोचूंगा खत्म कर दूंगा न्यूमेरिकल ज्यादा करा के, और फिर मैं प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव लूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी लूंगा और 1 शॉट भी लूंगा, और चैप्टर की नई शुरुआत करनी है, ठीक है। चलो तो भाई ये चीज याद रखेंगे। क्लियर है सभी को, शराब के बिना मन नहीं लगता, तो हमें भी कहां मन लगेगा। चले एक बार और रिपीट कर लीजिएगा भाई, मैंने बता दिया क्या कुल कार्य निकालना है, ये टाउ बराबर mb sin थीटा, इतना तो आघूर्ण कार्य ही कर रहा है। सूक्ष्म कार्य करने में किया गया कार्य, तो dw बराबर mb sin थीटा d थीटा। कुल कार्य क्या है, तो θ1 मान लो पहली पोजीशन है, θ2 दूसरी पोजीशन है, तो θ1 से θ2 घुमाने में कुल किया गया कार्य कितना, तो समाकलन कर दे रहे हैं। dw बराबर mb sin थीटा d थीटा, θ1 से θ2 लिमिट रखती है, सिंपल है। आगे तो समाकलन है और बताया भी है, ठीक है मेरे साथियों। तो विदा लेता हूं, आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर का ये आप लोग अभिनंदन स्वीकार करेंगे, और आप सभी को प्यार भरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, और इसी आशीर्वाद की आकांक्षा और कामना के साथ मिलते हैं कल वीडियो लेक्चर में।
तो खुश रहे, मस्त रहे और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। अपनी माता से सिर्फ इतना ही बोलना है, अपनी माँ जी से सिर्फ इतना बोलना, क्या माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।